तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। तो बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2006 में इसको मनाया था। इस बार की थीम क्या है? माइंस एक्शन कैन नॉट वेट। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को ही क्यों? तो 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज, जिसका नाम था SS लॉयल्टी, ये मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। और ये तब की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी थी जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीयों के पास था। इसीलिए 5 अप्रैल को हम ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। एक विश्व समुद्री दिवस भी आप सुनोगे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ये सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह ये किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 अप्रैल तक। तो भारत सरकार हर साल 1 से लेकर 7 अप्रैल तक रोकथाम अंधापन सप्ताह मनाती है। मनाने का उद्देश्य अंधेपन के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं राइट टू सी पॉलिसी यानी कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। अभी राइट टू हेल्थ वाला पहला राज्य भी बन गया राजस्थान। चलो ये बताओ, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? तो आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस। और जब भी आप कहते हो ना आंखें दान करना या आई ट्रांसप्लांट करना, तो उसमें पूरी आंख ट्रांसफर नहीं होती है। ऊपर ही ऊपर का जो ये पार्ट होता है, इसे कॉर्निया कहा जाता है आंख का, यही आपका ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। और रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट भी ध्यान रखना, पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अप्रैल को। तो ये जो दिन है, ये खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और 6 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुए थे, इसीलिए। और इस बार की थीम क्या है? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। वैसे एक नेशनल स्पोर्ट्स डे भी पढ़ते हैं ना हम। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। फिर बताइए, अभी हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ग्रेगोरिया मारेस्का तुंजुंग। और ये ग्रेगोरिया, ये इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने अभी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये रहेगा कि इन्होंने किसको हराया या उप विजेता रनर अप कौन रही। तो आंसर होगा भारतीय बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु रही, ये इंपॉर्टेंट है। और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो केंटा निशिमोतो ने, ये जापान के हैं। और अभी हमने पढ़ा था स्विस ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने जीता। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन पूर्ण सदस्य पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में मैदान पर अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो आंसर होगा किम कॉटन। तो न्यूजीलैंड की हैं किम कॉटन, जो अभी 5 अप्रैल को डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदस्य पुरुष T20 इंटरनेशनल में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी है। वैसे इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी थी। एक क्लेयर कोन्नोर का नाम याद होगा, अभी मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी थी। और लिसा स्टालेकर अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी ये। तो ये नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कितने भारतीय क्रिकेटरों को मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब लाइफ मेंबरशिप प्रदान की गई? तो आंसर होगा 5 को।
तो क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। कौन है वो 5 भारतीय क्रिकेटर? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। वैसे तो टोटल 19 खिलाड़ियों को ये सदस्यता मिली है, जिनमें से 5 भारतीय हैं। वो 5 भारतीय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा सुधा शिव कुमार। तो अभी सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी अगर आपसे पूछे कि फिक्की की सेक्रेटरी जनरल अभी कौन बने थे? शैलेश पाठक नाम है। फसाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ कौन बने? गंजी कमला बेराव। और सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनी थी अभी रश्मि शुक्ला। देखो, फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना होती है इसकी 1927 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रेसिडेंट है शुभ्रकांत पांडा। चलिए फिर बताइए, अभी आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा नीरज निगम को। तो याद रखना, अभी आरबीआई ने नीरज निगम को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अभी अजय सिंह की बात करें, एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। प्रवीर सिन्हा टाटा पावर के फिर से एमडी सीईओ बने। और संजय जसजीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख बने। बाकी आरबीआई की बात है तो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं। जैसे स्थापना भी कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं ये। पहले ब्रिटिश गवर्नर पूछेंगे तो ऑसबॉर्न स्मिथ होगा। और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। और सीडी देशमुख से आपको याद आएगा, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा है। और अभी शक्तिकांत दास का नाम याद रखना, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता। फिर बताइए, अभी हाल ही में टीआईई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा डॉक्टर शीनू झावर। टीआईई का मतलब होता है द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। और अभी इसने डॉक्टर शीनू झावर को 2 सालों के लिए अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने डॉक्टर रवि मोदानी का स्थान लिया। वे 2023 से 2025 तक इस पद को संभालेंगी। टीआईई ये एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा देना। अभी सुष्मिता शुक्ला पढ़ा था, फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, सशस्त्र सीमा बल की अभी डायरेक्टर जनरल कौन बनी? और मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है। और ज्योति अरोड़ा ये मिसेज इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता। फिर बताइए, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर होगा केनिची उमेदा ने। तो अभी केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे सतोशी उचिदा की जगह लेंगे। आपको याद है, वे बीपीसीएल के अध्यक्ष बने थे जी कृष्ण कुमार। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अभी सीएमडी बने थे ललित कुमार गुप्ता। और टीसीएस के सीईओ बने के कृतिवासन। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो सुत्सुमु ओटानी। तो अभी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने जापान के होंडा मोटर कंपनी के उपाध्यक्ष सुत्सुमु ओटानी को अभी अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। वे अट्सुशी ओगाता की जगह लेंगे। अभी सीएट टायर कंपनी है, उसके एमडी सीईओ बने थे अर्नब बनर्जी। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ बने निरंजन गुप्ता। और फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने शैलेश पाठक। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा नॉर्वे में। तो नॉर्वेजियन कंपनी है नॉलर्ड, इसने एमएफ हाइड्रा लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाली विश्व की पहली फेरी शुरू की है। एमएफ हाइड्रा नाम का जहाज एक हाइब्रिड है, मतलब ये बिजली के लिए बैटरी और लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल सेल दोनों का उपयोग करता है।
तो समुद्री उद्योग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। देश का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? असम में। वैसे नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, करेंसी है क्रोन, और दुनिया की पहली शिप टनल ये बनेगी नॉर्वे में ही। और दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा अभी वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुई थी। जहाज का नाम है गंगा विलास। ये सबसे लंबी यात्रा है 3200 किलोमीटर की। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। तो अभी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। उद्देश्य यही है, मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों को हल करना, उसका हल निकालना। और क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? तो आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी दिसंबर 2022 में जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए कोप 15 का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में, जहां पे कुनमिंग घोषणा पत्र जारी हुआ था। और इसमें लक्ष्य 4 में यह कहा गया था कि मानव और वन्यजीव के बीच जो संघर्ष है उसे कम करना है। तो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी पहली बार ये सम्मेलन हुआ। अब आपको समझ में आया क्यों हुआ ये, और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? आयोजन की बात करोगे तो IUCN, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP ने। IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना होती 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर को इसी कारण से हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है 1965 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, एप्पल आईफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर भारत में कहां खोला जाएगा? तो आंसर होगा मुंबई में। तो देश में एप्पल आईफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर ये मुंबई में खोला जाएगा। स्टोर का नाम होगा एप्पल BKC, और इसका जो लोगो है ये मुंबई की प्रतिष्ठित जो काली पीली टैक्सी है उसकी कला से प्रेरित होगा। ये पहला मुंबई में खुलेगा और उसके बाद एक और खुलेगा, वो खुलेगा नई दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर नित्या अब्राहिम को। तो भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर हैं डॉक्टर नित्या अब्राहिम, जिनको अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नाम याद रखना, डॉक्टर नित्या अब्राहिम को। आप जानते हो 2023 का एबल पुरस्कार किसने जीता था? लुइस कैफरेल्ली ने। और तमिल लेखक हैं शिवाशंकरी, उन्हें उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए अभी सरस्वती सम्मान मिला। जबकि हिंदी लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी, उन्हें उनके उपन्यास पागलखाना के लिए भी 32वां व्यास सम्मान मिला है। तो ये पॉइंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा यूक्रेन। तो पोलैंड का सबसे उच्चतम सम्मान है सफेद ईगल ऑर्डर, और अभी इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों की रक्षा में उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसके लिए उनको ये सम्मान मिला है। वैसे अभी हमने पढ़ा है इन्हें कई तरह के सम्मान मिले, जैसे कि 2022 का लिबर्टी अवार्ड मिला, जॉन F कैनेडी अवार्ड मिला, 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, चर्चिल लीडरशिप अवार्ड मिला। अभी यूक्रेन के लोगों को 2022 का सखारोव पुरस्कार भी मिला था। बाकी पोलैंड की बात है, पोलैंड की कैपिटल याद रखो वॉर्शो होती है, करेंसी होती है ज़्लोटी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका। कोप इंडिया एक्सरसाइज है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है। ये एयर एक्सरसाइज है। कब से कब तक? 10 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। कहाँ पे?
पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पे। और इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। फिर बताइए, अप्रैल 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सदस्यों के द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये है राज्य राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महिला निधि ये राज्य की पहली महिला सहकारी निधि है, या सहकारी बैंक आप कह सकते हो, जिसे अभी पिछले साल ही अगस्त के महीने में जयपुर में स्थापित किया गया था, जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित है। ये वित्तीय संस्थान महिला उद्यमियों के लिए समय पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है, यहाँ से उनको लोन मिल सकता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस पान को GI टैग मिला अभी? तो आंसर होगा बनारसी पान को। यही फेमस है पानों में तो पान, बनारसी पान, खई के पान बनारस वाला। तो अभी एक तो बनारसी पान हो गया, और एक बनारसी लंगड़ा आम है, उसको GI टैग मिला है। इसके अलावा वाराणसी के रामनगर भंटा बैंगन व चंदौली के आदम चीनी चावल को अभी GI टैग मिला है। और अभी हमने पढ़ा भी था, एक तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की गजक को, और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबराज चावल को भी GI टैग मिला था। उससे पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। और उससे पहले असम के गमोचा को, यानी कि गमछा बोल दो या तोलिया बोल दो उसको, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम यानी कि चने को, और लद्दाख के रक्त से खुबानी को, जो एक तरह का फल है, उसे GI टैग मिला था। GI मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। अधिनियम आया 1999 में, लागू हुआ 2003 में। पहला GI टैग मिला था 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कहाँ प्लास्टिक दो सोना लो योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर की ग्राम पंचायत सादीवारा ने प्लास्टिक दो सोना लो नाम से एक योजना शुरू की। तो इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो पंचायत उसे सोने का एक सिक्का देती है। और इस अभियान के शुरू होने के 15 दिन के भीतर ही गांव को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया। आपको याद है भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कब लगा था? 1 जुलाई 2022 को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी पहली शाखा ब्रांच का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुणे में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली बार पुणे महाराष्ट्र में स्टार्टअपों के लिए एक स्पेशल ब्रांच खोली है। ये ब्रांच स्टार्टअप्स की हर प्रकार से सहायता करेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थापना होती है 1935 में, हेडक्वार्टर पुणे में है और CEO AS राजीव है। और इसकी टैगलाइन होती है वन फैमिली वन बैंक। ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंसर होगा कर्नाटक। यह है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 और इस रिपोर्ट का ये तीसरा संस्करण है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि न्याय तक पहुंच प्रदान करने में कौन सा राज्य बेस्ट है। ये रिपोर्ट न्याय प्रदान करने के 4 स्तंभों पर आधारित है। और वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, 4 पिल्लर कौन कौन से हैं? पुलिस, न्यायतंत्र, जेल और कानूनी सहायता। तो इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कर्नाटक को रखा है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। इस रिपोर्ट में 18 राज्यों को शामिल किया गया, या 18 राज्यों की रैंकिंग है इसमें। तो पहले पे हमने कहा कर्नाटक है और सबसे लास्ट यानी कि 18वें स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो ये जरूर ध्यान रखना। वैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में गांधी सियासत और संप्रदाय नाम की बुक को किसने लिखा? पीयूष बोबले ने। तो पत्रकार और लेखक हैं पीयूष बोबले, जिन्होंने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है गांधी सियासत और संप्रदाय। बाकी KM चंद्रशेखर एज गुड एज माई वर्ल्ड नाम से बुक लिखी, सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी नाम से बुक लिखी, और संजीव सान्याल रिवॉल्यूशनरीज नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो आंसर होगा क्रिस्टीना कोच।
तो आर्टेमिस मिशन कौन भेज रहा है? नासा। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मनुष्य को उतारना। एक्चुअली में ये आर्टेमिस मिशन ये 3 पार्ट में पूरा होगा। आर्टेमिस 1, इसमें खाली रॉकेट को भेजा गया था टेस्टिंग के लिए। ये आर्टेमिस 2 है, इसमें मानव भी जाएंगे रॉकेट में, पर वहां पे उतरेंगे नहीं, चांद का चक्कर लगा करके आ जाएंगे कि हाँ देख लेंगे कि हाँ भैया सब ठीक है। और फिर फाइनल जाएगा आर्टेमिस 3, उसमें मानव चांद पर उतरेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं आर्टेमिस 2, ये भी लॉन्च होगा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं और इन 4 में से एक महिला है, क्रिस्टीना कोच। इनका नाम आपने पहले जरूर सुना होगा जब हमने पढ़ा था सर्वाधिक दिन तक, यानी कि सबसे ज्यादा दिनों तक, कितना 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है इनके पास। एक व्यक्ति है, मतलब एक अंतरिक्ष यात्री हैं, रीड वाइसमैन, ये कमांडर होंगे, और विक्टर ग्लोवर ये पायलट हैं, और एक हैं जेरेम हैंसेन। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो इस सफर पे जा रहे हैं। वैसे पहली बार चांद पर कदम किसने रखा सब जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उस मिशन का नाम क्या था? जैसे इस मिशन का नाम आर्टेमिस है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार चांद पे कदम रखा था, कब रखा था पहले तो ये बताओ? 19 जुलाई 1969 में, और उनके मिशन का नाम था अपोलो मिशन। देखो, नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना होती 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक बिल नेल्सन हैं, 14th नंबर के हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। अब ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? मतलब हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो भूकंप से, सुनामी से, या जितनी भी तरह की आपदाएं आती है, डिजास्टर आते हैं, उन सब का सामना कर सके। हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और इस सम्मेलन की थीम क्या है? डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए फिर बताइए, अभी 1 अप्रैल 2023 को किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं? तो आंसर होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। तो अभी 1 अप्रैल 2023 को इसने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए। और आपको याद होगा कि देश में बाघों की आबादी में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर ये कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अच्छा, 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। 52वां टाइगर रिजर्व ये राजस्थान के बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये ध्यान रखना, आप पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी जीआई टैग सूची में वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो आंसर होगा केरल। तो जीआई रजिस्ट्री के द्वारा जारी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में केरल के सबसे ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वैसे तो भारत के टोटल 12 उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वित्त वर्ष 2022-23 में, जिनमें भी सबसे ज्यादा केरल के थे। मतलब केरल के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग मिला। कितने? 6। इसके अलावा बिहार के मिथिला मखाना, महाराष्ट्र की सफेद प्याज, अभी लद्दाख के रक्त से खुबानी, असम का गमोछा वगैरह वगैरह, इन सबको जीआई टैग मिला था और इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। और इन सब के अलावा 2 विदेशी उत्पाद भी थे जिनको जीआई टैग मिला, एक स्पेन का था और एक इटली का प्रोडक्ट था। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में किस राज्य के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला? तो केरल है। और उससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में 50 उत्पादों को, 50 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था और उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के थे। अगला प्रश्न देखिए, अभी अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया? तो आंसर होगा भारत। वैसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। तो भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। बाकी आपको याद होगा
2022 से लेकर 2024 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यही इकोसॉक के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया था और भारत को 2021 से लेकर 2025 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया था। ये भी ध्यान रखना पॉइंट्स।